जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में पूंजी लाती है तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो अपने साथ बहुत थोड़ी सी पूंजी लेके आते हैं, बिल्कुल मामूली, बहुत थोड़ी, ना के बराबर, और बाकी सारी पूंजी वो व्यापार के लिए भारत से ही इकट्ठी करते हैं। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के बारे में चर्चा होती है, उनमें सबसे बड़ी विदेशी कंपनी इस समय जो है उसका नाम है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। नाम से इसको ऐसा लगता है कि जैसे ये हिंदुस्तानी कंपनी है, वास्तव में ये विदेशी कंपनी है। इसका असली नाम है यूनिलीवर और ये ब्रिटेन और हॉलैंड के संयुक्त उपक्रम की कंपनी है। माने कुछ ब्रिटिश लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है और कुछ हॉलैंड वासियों का पैसा इसमें लगा हुआ है। तो ये हिंदुस्तान लीवर नाम की कंपनी भारत में जब सबसे पहले व्यापार करने आई सन 1933 में, तो इस कंपनी ने पूंजी कितनी लगाई? इस कंपनी ने मात्र 15 लाख रुपए की पूंजी निवेश किया। इसको हम तकनीकी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इनिशियल पेड अप कैपिटल, शुरुआत में लगाई गई पूंजी। माने व्यापार शुरू करने के लिए जो सबसे पहले पैसा डाला जाता है वो धन, इनिशियल पेड अप कैपिटल, शुरुआती चुकता पूंजी। तो यही पूंजी महत्व की होती है। बाद में तो उस पूंजी में से जो मुनाफा पैदा होता है उस मुनाफे को वो लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, उस मुनाफे को वो पूंजी निवेश करते रहते हैं। और वो मुनाफा तो यहाँ पैदा हुआ है, वो तो विदेश से नहीं आया है। यहाँ उन्होंने 15 लाख रुपए लगाया, अपना व्यापार शुरू किया, अपना धंधा शुरू किया और थोड़े ही समय में उन्होंने मुनाफा कमा लिया। उस मुनाफे को फिर भारत में लगा दिया, तो वो मुनाफा उनके देश से नहीं आया ना, वो तो भारत में से ही पैदा करके उन्होंने यहाँ लगा दिया। तो वास्तव में जो भारत में से पैदा हुआ मुनाफा होता है वही कंपनियों के द्वारा भारत में लगाया जाता है। अपने देश से जब वो आते हैं तो बहुत थोड़ा सा पैसा लेके आते हैं। तो हिंदुस्तान लीवर का मैं बता रहा था, लगभग ये 15 लाख रुपए लेके भारत आए थे और 15 लाख रुपए लेकर ये आए तो इन्होंने कुछ व्यापार शुरू किया। उसी साल व्यापार के शुरू होने के 6-8 महीने के बाद इन्होंने थोड़ा सा और पैसा लाकर उसमें डाला, तो कुल मिलाकर पहले साल में इनका जो पूंजी निवेश हुआ वो 33 लाख रुपए का हुआ। अब ऐसा मान लीजिए कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने भारत देश में 33 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, धंधा शुरू किया, आज से लगभग 70-75 साल पहले। अब ये कंपनी जो भारत से मुनाफा कमा रही है एक साल में, वो है 14,740 करोड़ रुपए। ये इनका आधिकारिक है जो उनकी बैलेंस शीट में वो दिखाते हैं। 33 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया लगभग 70-75 साल पहले, फिर उसमें से मुनाफा कमाया, मुनाफे को भारत में लगाया, फिर और मुनाफा कमाया, फिर और लगाया, फिर पैसे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते इनका मुनाफा बढ़ता गया और वो बढ़ते बढ़ते आज हिंदुस्तान में इनका कुल मुनाफा हो गया 14,740 करोड़ रुपए, जिसमें से ये एक साल का है, जिसमें से ये बताते हैं कि लगभग 217 करोड़ रुपए शुद्ध रूप से विदेश लेके चले जाते हैं। अब आप इसको ऐसे तुलना कर लीजिए कि 33 लाख रुपए लगाकर हर साल 217 करोड़ रुपए यहां से ले जा रहे हैं, हर साल लेके जा रहे हैं। 33 लाख लगा के 217 करोड़ रुपए हर साल लेके जा रहे हैं। अब एक साल में 217 करोड़, 2 साल में लगभग 500 करोड़, 3 साल में लगभग 725 करोड़, 4 साल में लगभग 925,000 करोड़, और ऐसे ही ऐसे 75 साल का अगर आप जोड़ देंगे तो हजारों करोड़ रुपए यहां से ले गए। थोड़ी सी पूंजी लगाकर हजारों करोड़ रुपए यहां से ये ले गए। तो आप समझ लीजिए, विदेशी कंपनी भारत में पूंजी लेकर नहीं आती है, यहां से पूंजी ले जाने के लिए आती है। और एक कंपनी का उदाहरण देता हूं। एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारे देश में जो सीधे व्यापार करती है, कोलगेट पामोलिव। वो अमेरिका की कंपनी है। ये हिंदुस्तान लीवर थी ब्रिटेन की और हॉलैंड की, कोलगेट पामोलिव है अमेरिका की। तो कोलगेट पामोलिव ने हिंदुस्तान में जब व्यापार शुरू किया, उसका व्यापार भी लगभग आज से 65-70 साल पहले शुरू हुआ। तो उन्होंने भारत में जो रुपया लगाया था वो करीब करीब 13 लाख रुपए चुकता पूंजी, शुरुआती पूंजी, व्यापार शुरू करने के लिए सिर्फ 13 लाख रुपए लगाया कोलगेट पामोलिव ने। और आज कोलगेट पामोलिव हिंदुस्तान में से
जो नेट प्रॉफिट कमा रही है और एक साल में वो यहां से अमेरिका लेकर जा रही है, वो 231 करोड़ रुपए है। सिर्फ 13 लाख रुपए भारत में निवेश करके हर साल 231 करोड़ वो कमा रहे हैं। अब एक साल में 231 करोड़, 2 साल में 462 करोड़, 3 साल में, फिर 4 साल में, फिर 5 साल में, और 60 से 65 साल का अगर आप हिसाब जोड़ें तो इस कंपनी ने भी हजारों करोड़ रुपए यहां से ले लिए। सिर्फ 13 लाख रुपए लेके आई थी ये कंपनी। एक तीसरी कंपनी का नाम बताता हूं, उसका नाम है नोवार्टिस। ये भारत में आई तो इन्होंने जो पूंजी निवेश भारत में किया वो करीब करीब 15 लाख रुपए के आसपास का इनका पूंजी निवेश है, इनिशियल पेड अप कैपिटल। और आज हिंदुस्तान में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो ये कमाकर अपने देश में ले जा रही है वो 94 करोड़ 46 लाख रुपए है हर साल का। एक साल का 94 करोड़, 2 साल का लगभग 200 करोड़ के आसपास हो गया, 3 साल का 300 करोड़ के आसपास, और इस कंपनी को काम करते हुए 40 साल हो गया इस देश में से। इसने भी हजारों करोड़ रुपए यहां से लूट लिया। एक और कंपनी का नाम बताता हूं, हॉलैंड की एक कंपनी है, उसका नाम है फिलिप्स। ये टेलीविजन बेचती है, बल्ब बेचती है, ट्यूब बेचती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बेचती है। इस कंपनी ने भारत में जब व्यापार शुरू किया था तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए की इसने पूंजी लगाई थी। अब इस कंपनी का एक साल का जो नेट प्रॉफिट है जिसको ये कंपनी लूट कर हॉलैंड ले जा रही है वो 190 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ 50 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया और 190 करोड़ रुपए हर साल ये भारत से लेके जा रहे हैं। और एक साल में 190 करोड़, 2 साल में 380 करोड़, और फिर 3 साल में, 4 साल में, और इस कंपनी को काम करते हुए भी भारत में 45 से 50 साल हो गया है। लगभग हजारों करोड़ रुपए इसने भी लूट लिया है। ऐसी एक और कंपनी बताता हूं, टायर बेचने वाली एक कंपनी है, गुडियर उसका नाम है, मूलतः अमेरिकन कंपनी है। इसने भारत देश में जब व्यापार शुरू किया तो पूंजी लगाई 2 करोड़ 37 लाख रुपए। अब ये कंपनी हर साल में जो लूट कर ले जा रही है यहां से वो 40 करोड़ रुपए हर साल वो यहां से नेट प्रॉफिट के रूप में लेके चले जाते हैं। फिर इसी तरह से और एक कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, जिसका नाम है ग्लैक्सको, दवा बेचती है, दवा के क्षेत्र की ये बड़ी कंपनी मानी जाती है। इनका जो पेड अप कैपिटल है करीब 8 करोड़ 40 लाख रुपए से इन्होंने व्यापार शुरू किया इस हिंदुस्तान में, और आज ये कंपनी हर साल जो नेट प्रॉफिट कमा के ले जाती है वो 537 करोड़ 66 लाख रुपए। एक साल में 537 करोड़, 2 साल में 1000 करोड़ से ज्यादा, 3 साल में 1500 करोड़ से ज्यादा, और इस कंपनी को भी काम करते हुए करीब 30 साल हो गया भारत में। हजारों करोड़ रुपए इस देश में से वो ले गए। एक और कंपनी है, उसका नाम है फाइजर। ये अमेरिकन कंपनी है, दवा बेचती है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसने भारत में व्यापार शुरू किया था 2 करोड़ 90 लाख रुपए से, और आज इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हमारे देश से जो ये कमा रहे हैं वो 338 करोड़ रुपए। फिर ऐसे ही एक और कंपनी है, उसका नाम है एबॉट इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी भारत में आई तो इन्होंने पूंजी निवेश किया था 1 करोड़ 40 लाख के आसपास। अब इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जो यहां से कमा के ले जा रहे हैं हर साल का 68 करोड़ रुपए। फिर और एक कंपनी है जो सिगरेट बेचती है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भारत में, और सिगरेट बेचकर हिंदुस्तान के लोगों के फेफड़े गलाती है, लोगों को व्यसन करवाती है, और जो सिगरेट पीते हैं उनको कैंसर होता है, उनके फेफड़े गलते हैं, दमा होता है, अस्थमा होता है, ब्रोंकियल अस्थमा होता है। जो सिगरेट नहीं पीते हैं उनको और जल्दी होता है, क्योंकि सिगरेट पीने वाला जो धुआं फेंकता है, नहीं पीने वाला वो धुएं को खींचता रहता है। और सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि सिगरेट पीने वाला मरता है, उससे जल्दी उसके पड़ोस में बैठा हुआ पहले मर जाता है। आप अंदाजा लगाइए, एक आईटीसी कंपनी है, उसका भारत में नाम है इंडियन टोबैको कंपनी, उसका असली नाम है
अमेरिकन टोबैको कंपनी। भारत में आके नाम बदल दिया। जैसे मैंने कहा ना, हिंदुस्तान लीवर का असली नाम है यूनिलीवर, भारत में नाम रख लिया हिंदुस्तान लीवर, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर बोलने लगे हैं उसको। ऐसे ये अमेरिकन टोबैको कंपनी ने नाम रख दिया है इंडियन टोबैको कंपनी। अब इस कंपनी का भारत देश में जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है वो मात्र 37 करोड़ रुपए का है, और इस कंपनी का एक साल का प्रॉफिट 3120 करोड़ रुपए का है, एक साल का प्रॉफिट। और इसको भारत में काम करते हुए करीब करीब 60 साल हो गए। तो आप सोचिए, एक साल में 3120 करोड़, 2 साल में करीब 6,500 करोड़, 3 साल में 10,000 करोड़ के आसपास, और 60 साल में अगर अंदाजा आप लगाएंगे तो लाख करोड़ से ऊपर के आंकड़े निकलेंगे। कुल 38 करोड़ रुपए लगाकर इस कंपनी ने लाखों करोड़ों रुपए यहां से लूट लिए। और आप जानते हैं भारत में कि लगभग 5 लाख लोग हर साल कैंसर से इस देश में मर जाते हैं। उन कैंसर से मरने वालों के इलाज पर जो खर्च होता होगा वो भी इस कंपनी के कारण हमारे समाज का कितना बड़ा हिस्सा है। पहले सिगरेट बेचना, लोगों को कैंसर से मारना, फिर इस देश का पैसा लेके विदेशों में चले जाना, फिर इस देश में सबसे बड़ा अत्याचार जो ये कंपनी करती है, आपको मालूम है सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है, और सिगरेट का कागज सबसे ज्यादा कीमती कागज होता है, और सिगरेट के कागज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा पेड़ कटते हैं। मैंने इस कंपनी का जब अध्ययन किया तो पता चला कि ये कंपनी अगर 500 सिगरेट बनाती है तो एक पेड़ कट जाता है। 500 सिगरेट में जितना कागज लपेटा जाता है, फिर 500 सिगरेट को डिब्बियों में बंद करने के लिए जितना कागज खर्च होता है, फिर उन डिब्बियों को बड़े कार्टून में पैक करने के लिए जितना कागज खर्च होता है, फिर उन सिगरेट को बेचने के लिए जो विज्ञापन करने पड़ते हैं उसमें जो कागज खर्च होता है, तो एवरेज 500 सिगरेट पर एक पेड़ कट जाता है। और इस कंपनी की हर साल इस देश में 20 अरब से ज्यादा सिगरेट बिकती है। लगभग 14 करोड़ पेड़ हर साल ये कंपनी भारत में कटवा देती है। हाँ, हमारे देश में चल रही। तो ये मैंने कुछ उदाहरण दिए, ये सूची बहुत लंबी है। मैंने कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम लिए, हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट, पामोलिव, फिलिप्स, फाइजर, ग्लेक्सको, गुडियर, क्योंकि ये नाम आप जानते हैं। ऐसे 5000 नाम हैं। हर एक कंपनी का एक एक आंकड़ा हमारे पास है। किसी कंपनी ने 2 करोड़ की पूंजी लगाई और वो हर साल 180 करोड़ कमा रही है, उसका नाम है बाटा। बाटा की भारत में 2 करोड़ की पूंजी है, इनिशियल पेड अप कैपिटल, और एक साल का उसका नेट प्रॉफिट 180 करोड़ रुपए का है इस देश में। इसी तरह से नेस्ले एक कंपनी है। इसी तरह से हिंदुस्तान में 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं। थोड़ी थोड़ी पूंजी लाकर, थोड़े थोड़े पैसे लाकर 10, 20, 50 लाख रुपए के, और वो करोड़ों करोड़ों नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए यहां से ले जा रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि पूंजी विदेशों से भारत में नहीं आ रही है, भारत की पूंजी विदेशों में जा रही है। मैं कुछ दवा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के बारे में 1-2 जानकारी देना चाहता हूं जो उस तरफ मैंने नहीं दी थी। ये कंपनियों की जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है दवा के क्षेत्र में काम करने वाली, उनमें से एक कंपनी है बायर। उसकी मूल पूंजी इस देश में 6 लाख रुपए है बस, और उसका एक साल का नेट प्रॉफिट 154 करोड़ रुपए। दवा के क्षेत्र में इतना मुनाफा होता है। इसी तरह से एक कंपनी है साइनामिड, उसकी मूल पूंजी इस देश में 40 लाख रुपए है और उसका नेट प्रॉफिट 115 करोड़ रुपए। इसी तरह से एक विदेशी कंपनी है, उसका नाम है सीवागाईगी, मूल पूंजी 70 लाख है और एक साल का प्रॉफिट 114 करोड़ रुपए, और ये टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट है। तो आप सोच लीजिए, थोड़ी सी पूंजी लगाकर दवा के क्षेत्र में इनके भयंकर मुनाफे हैं, और ये मुनाफे का प्रतिशत अगर निकालें तो कई कई कंपनियों का मुनाफा प्रतिशत 20,000 तक है। 20,000% तक वो मुनाफा यहां से लूट रहे हैं। 200, 250, 300% तक तो सामान्य कंपनियों का है, बाकी तो 20-20 हजार प्रतिशत तक वो भारत में मुनाफा कमा रहे हैं। और यही कारण है कि जैसे जैसे विदेशी कंपनियां भारत में बढ़ रही हैं, भारत की गरीबी बढ़ती चली जा रही है।
मैं आपको गरीबी के साथ इसको जोड़ के बताता हूं। अगर आप 1 मिनट के लिए ये मान लीजिए भारत सरकार का तर्क कि विदेशी कंपनियों के आने से पूंजी आती है, अगर हमारे देश में पूंजी बढ़ती है तो गरीबी कम होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब इस देश में एक विदेशी कंपनी को हमने भगाया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। लेकिन 2 साल के बाद इस देश की सरकार ने 126 विदेशी कंपनियों को बुला लिया। 2 ही साल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। 1948-49 में उन्होंने पहली औद्योगिक नीति बनाई और उस औद्योगिक नीति में उन्होंने संसद में घोषणा की कि भारत का विकास करना है तो विदेशी पूंजी चाहिए, हमारे पास पैसे की कमी है, अंग्रेज यहां से सब कुछ धन लूट कर ले गए हैं, खजाना हमारा खाली है, इसलिए देश का विकास करना है तो विदेशी पूंजी की जरूरत है। तो पंडित नेहरू ने इस तरह का एक लंबा भाषण दिया 1948 में लोकसभा में, और उसके बाद नीति बन गई और 126 विदेशी कंपनियां भारत में आ गईं। अब उन 126 कंपनियों के आने के समय इस देश में गरीबों की संख्या थी लगभग 4.5 करोड़। सरकार के आंकड़े, सरकार कहती थी कि 1947-48 में गरीबों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ के आसपास है। तो 4.5 करोड़ की गरीबों की संख्या थी जब 126 विदेशी कंपनियां भारत में आईं। अब हमारे देश में विदेशी कंपनियों की संख्या बढ़कर 5000 हो गई। आजादी के दूसरे ही साल में 126 कंपनियां, अब आजादी के 62-63 साल के बाद 5000 विदेशी कंपनियां। तो 126 कंपनियां जितनी पूंजी लाई, 5000 कंपनियां उससे ज्यादा ही लाएंगी, तो इसका माने पूंजी और बढ़ जाएगी तो गरीबी कम हो जाएगी। लेकिन भारत सरकार के ही आंकड़े हैं कि इस समय गरीबों की संख्या हमारे देश में है 84 करोड़। आजादी आई थी तो गरीबों की संख्या थी लगभग 4.5 करोड़। अब आजादी के 62 साल के बाद गरीबों की संख्या हो गई 84 करोड़। इसका माने गरीबों की संख्या में 21 गुना वृद्धि हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तान की लूट में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई होगी, इसलिए गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्योंकि 5000 कंपनियों ने लूटा है इस देश को। पहले लूटती थी एक कंपनी ईस्ट इंडिया, तब हम गरीब हुए दुनिया में। अब लूटने वाली 5000 कंपनियां हैं तो गरीबी बढ़ेगी ही, कम नहीं होने वाली। इसलिए हर साल इस देश में गरीबी बढ़ती है क्योंकि पूंजी यहां से लूट कर विदेशों में जाती है, यहां पूंजी विदेशों से आती नहीं। कहूंगा कि हम इस बात को याद रखें, इतिहास में हमसे एक गलती हो गई थी। जहांगीर नाम का एक राजा था, उसने एक विदेशी कंपनी को इस देश में लाइसेंस दे दिया था व्यापार करने का। परिणाम ये हुआ कि जिस कंपनी को जहांगीर ने बुलाया था उसी कंपनी ने जहांगीर को गद्दी से उतरवा दिया और वो कंपनी इस देश की मालिक हो गई थी और 250 साल ये देश उसका गुलाम हो गया। उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से आजादी पाने के लिए 6,32,781 शहीदों को कुर्बानी देनी पड़ी। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, आशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, ऐसे 7,32,781 शहीद कुर्बान हो गए और 4.5 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को परोक्ष रूप से कुर्बानी देनी पड़ी, जो अंग्रेजों की नीतियों के कारण भूख से मर गए, अकाल से मर गए और अंग्रेजों की गोलियां, लाठियां खाकर मर गए, अंग्रेजों के अत्याचार से मर गए। बहुत कीमती है ये आजादी। एक विदेशी कंपनी के चक्कर में हमने इसको गंवा दिया था, अब दोबारा हम इस आजादी को गंवा नहीं सकते। इसलिए हमें ध्यान रखना है और इस बात के लिए अपने को तैयार करना है कि अब इस देश में 5000 विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं और इस देश को कहां ले जाएंगी, गुलाम हो। क्योंकि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको लूटा, सारी दुनिया का कंगाल और भिखारी देश हमको बना दिया। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई नहीं होती तो ये अंग्रेज कहते हैं कि सारी दुनिया का समृद्धशाली देश भारत था, सारी दुनिया का सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ देश भारत था। एक अंग्रेज, मैकॉले का एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वो कहता है कि अंग्रेजों के आने के पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले के भारत के बारे में वो कह रहा है, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज ए beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we could ever conquer this country.
unless we break the very backbone of this country, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For the Indians think that all that is foreign is good and greater, and that there is own. They will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. ये मैकॉले कह रहा है कि भारत में आया, एक भी जगह उसने किसी भिखारी को नहीं देखा, एक भी जगह किसी चोर को नहीं देखा, क्योंकि किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं थी, चोरी करने की जरूरत नहीं थी। बहुत धन संपन्न देश ये था, बहुत पैसे वाला ये देश था। 33% निर्यात करता था, 27% से ज्यादा आमदनी सारी दुनिया की हमारे पास थी, 40% से ज्यादा उत्पादन पूरी दुनिया में हम अकेले करते थे। इतना पैसे वाला समृद्धशाली संपन्न देश था, उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंगाल और भिखारी देश बना दिया। अब 5000 विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनियां आज इस देश में है। देश का आने वाला समय कैसा होगा, इस अंदाजे को मन में रखकर आप तैयार होइए, संकल्प करिए और इस देश में फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू करिए, स्वदेशी का, स्वराज्य का, अपने देश की आजादी को बचाने का, अपनी स्वतंत्रता को बचाने का, अपने स्वराज्य और स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से स्थापित कर। तो ये बात अगर आपके समझ में आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में सरकार की भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। जब हम विदेशी कंपनियों को भगाने की बात करते हैं, तुरंत वो पूंजी का सवाल उठाते हैं और कहने लगते हैं कि पूंजी हिंदुस्तान में कहां से आएगी, आप विदेशी कंपनियों को भगाएंगे तो उनको आप इन आंकड़ों की मदद से ये बताइए कि पूंजी हमारी जा रही है, आ नहीं रही है। और अगर हम इन विदेशी कंपनियों को भगा देते हैं और इनके लाइसेंस रद्द कर देते हैं तो पूंजी का बाहर जाना रुक जाएगा, तो पूंजी बढ़ना इस देश में अपने आप शुरू हो जाएगा, तो गरीबी का कम होना भी अपने आप शुरू हो जाएगा, तो बेकारी का भी कम होना अपने आप।